नवपाषाण युग। भारत में नवपाषाण युग के अवशेष संभवतः 6000 ई.शून्य से 1000 ई.शून्य के हैं। विकास की यह अवधि भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ देर से आई क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विश्व के बड़े भूभाग साउथ वेस्ट एशिया में यह युग 8000 से 7000 ई.शून्य के आसपास पनपा। यहाँ से नील घाटी इजिप्ट होते हुए यूरोप पहुंचा। इस युग में मानव पत्थर की बनी हाथ की कुल्हाड़ियां आदि औजार पत्थर को छिल घीस और चमकाकर तैयार करता था। उत्तरी भारत में नवपाषाण युग का स्थल बुर्जहोम कश्मीर में पाया गया है। भारत में नवपाषाण काल के प्रमुख 4 स्थल है। ताम्रपाषाण युग। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग शुरू हो गया था। ताम्रपाषाणिक युग में तांबा तथा प्रस्तर के हथियार ही प्रयुक्त होते थे। इस समय तक लोहा या कांसे का प्रयोग आरंभ नहीं हुआ था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है और सारे भारत में जंगल ही था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इतिहासकारों की यह मान्यता थी कि वैदिक सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। परंतु सर दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में जब हड़प्पा पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित की खुदाई हुई तब इस बात का पता चला कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक नहीं वरन सिंधु घाटी की सभ्यता है। अगले साल अर्थात 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित की खुदाई हुई। हड़प्पा टीले के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1926 में उल्लेख किया था। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। 1922 में राखालदास बनर्जी ने और इसके बाद 1922 से 1930 तक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर हकड़ा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। दिसंबर 2014 में भिड़दाना को अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया। सिंधु घाटी सभ्यता का ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात ये थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वे छोटी हों या बड़ी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। वहाँ के स्मारक इस बात के प्रमाण हैं कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारत देखकर सामान्य लोगों को भी यह लगेगा कि ये शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। उत्पत्ति। इतनी विस्तृत सभ्यता होने के बावजूद भी इसकी उत्पत्ति को लेकर आज भी विद्वानों में मतैक्य का अभाव है।
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हड़प्पा संस्कृति के जितने भी स्थलों की अब तक खुदाई हुई है वहां सभ्यता के विकास अनुक्रम का चिन्ह स्पष्ट नहीं मिलता है, अर्थात इस सभ्यता के अवशेष जहां कहीं भी मिले हैं अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में ही मिले हैं। सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर आदि इतिहासकारों की मान्यता है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में विदेशी तत्व का हाथ रहा है। इन इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की शाखा सुमेरिया की सभ्यता की प्रेरणा से हुई है। इन दोनों सभ्यताओं में कुछ समानताएं भी देखने को मिलती है जो इस प्रकार है। 1. दोनों ही सभ्यता नगरीय है। 2. दोनों ही सभ्यताओं के निवासी कांसे और तांबे के साथ साथ पाषाण के लघु उपकरणों का प्रयोग करते थे। 3. दोनों ही सभ्यताओं के भवन निर्माण में कच्चे और पक्के दोनों ही प्रकार के ईंटों का प्रयोग हुआ है। 4. दोनों को लिपि का ज्ञान था। इन्हीं समानताओं के आधार पर व्हीलर ने सैंधव सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश बताया था। लेकिन इन समानताओं के बावजूद कुछ ऐसी असमानताएं भी हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना सुमेरिया की सभ्यता से अधिक सुव्यवस्थित है। दोनों ही सभ्यताओं में आम उपयोग की चीजें काफी भिन्न हैं, जैसे बर्तन, उपकरण, मूर्तियां, मुहरे आदि। फिर दोनों ही सभ्यताओं के लिपि में भी अंतर है। जहां सुमेरियाई लिपि में 900 अक्षर हैं, वहीं सिंधु लिपि में केवल 400 अक्षर हैं। इन विभिन्नताओं के होते हुए दोनों सभ्यताओं को समान मानना समुचित नहीं लगता है। वैदिक काल। मुख्य लेख: वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्यन अथवा वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल 1501 ईपू तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईपू में बांटा गया है। आम तौर पर अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 5000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में मानत है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ई. ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच में था। बाद में वे संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुके थे। सभ्यता का मुख्य क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान हो गया था। गंगा को आज भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इस काल में विष का विस्तार होता गया और कई जन विलुप्त हो गए। भरत, त्रित्सु और तुर्वस जैसे जन राजनीतिक हलकों से गायब हो गए, जबकि पुरु पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ नए राज्यों का विकास हो गया था, जैसे काशी, कोसल, विदेह, मिथिला, मगध और अंग। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा और यमुना नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। इस काल में कौसाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। इस काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन के आधार पर निर्धारित होने लगे।